संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन शहर, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, आज 17 दिसंबर, आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हैं। बहुत छोटे से क्रम में समाचार ला संपन्न करबो। 10 ठी समाचार है और 10 समाचार आप मन के काम के, तो कॉपी पेन ले लेवा और समाचार ला नोट करे बा शुरू करा। हिंदी में आता हूं और समाचार शुरू करता हूं। पहला समाचार, हिंद स्पोर्ट मैदान, जगह है रायपुर। रायपुर में एक बस्ती है, एक एरिया है जिसको लाखे नगर कहते हैं, वहां ये मैदान मौजूद है, हिंद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसे विकसित भी इसी तरह से किया जा रहा है। पहले यहाँ फुटबॉल के लिए ग्राउंड मौजूद था, बास्केटबॉल के लिए कोर्ट मौजूद था। अब इसमें बाकी के खेलों को भी शामिल करते हुए, जैसे जिसमें खास है अभी टेनिस के लिए कोर्ट आदि बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। और लगभग इसमें जो लागत है वो 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यानी रायपुर के भीतर एक बेहतरीन खेल परिसर बनकर के तैयार हो रहा है। और चूंकि नया परिसर तैयार हो रहा है, वैसे तो परिसर पहले से था, लेकिन चूंकि रंग रूप नया है, कलेवर नया है, तो आपके लिए क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। जगह याद कर लेंगे, लाखे नगर, हिंद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज पर। दूसरा जो समाचार था वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। खनिज विकास निधि, इसका नए तरीके से प्रयोग किया जाना स्वीकार किया गया है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि खनिज विकास निधि होती क्या है। तो भाई भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें जो खनिजों का दोहन करती हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार जो है वो खनिज दोहन के लिए हमारे यहाँ बकायदा एक संस्था है, छत्तीसगढ़ स्टेट जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं, या छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, उसके माध्यम से एक फंड या एक निधि बनाई जाती है। एक ऐसा पैसों का समझ लीजिए फंड तैयार किया जाता है जो कि काम में आता है राज्य के विकासात्मक कार्यों में। अब यहाँ पर ये जो फंड है बहुत दिन से बना हुआ है, लेकिन कोई खास इसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा था। अब इसके उपयोग करने के लिए नई चीजें सोच ली गई हैं, और वो जो चीज सोची गई है वो खेल होगा, स्वास्थ्य होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और शिक्षा। इन तीनों पर खनिज विकास निधि का जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा, ऐसी कार्य योजना बनाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार एक वेब पोर्टल का निर्माण करेगी, जिससे हम मॉनिटर कर पाएंगे कि जो फंड है उसका पैसा किन मदों पर खर्चा हो रहा है, उस पर कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी के लिए। साथ ही साथ जो आने वाले समय में कार्य किए जाने वाले हैं, जैसे 5 साल का एक परियोजना तैयार किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी इस वेब पोर्टल के माध्यम से। और ये सारी जानकारी भले मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सारी जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने दी है। अमिताभ जैन का नाम आपको अभी याद कर लेना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना चाहिए, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव राज्य में सबसे बड़े पद पर आसीन IAS ऑफिसर होता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर आपसे पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है, उत्तर बनता है मुख्य सचिव। ऐसे ही केंद्र का भी होता है, कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो होते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव हैं, आपको इनको जरूर याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं फ्लाई बिग विमानन कंपनी की। तो ये बहुत दिन से चर्चा में थी और अब फाइनली फ्लाई बिग कंपनी को मंजूरी मिल गई है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि विमानन सेवा प्रोवाइड करती है, दैट मींस फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करती है। और अब ये छत्तीसगढ़ से उड़ान भर सकेगी इंदौर तक। वैसे इंदौर इसका बेस बनाया गया है, इस कंपनी ने अपना बेस इंदौर को बनाया है और मंजूरी चूंकि मिल गई है इसको, तो अब यह रायपुर से लेकर इंदौर तक के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी इस कंपनी के द्वारा। 30 दिसंबर से अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये अपनी उड़ान सेवा देने लगेगी। हफ्ते में 3 दिन इसकी उड़ानें रहेंगी। बाकी डिटेल वैसे मैं PDF में ऐड कर दिया हूं कि उड़ान कब कब मिलेगी अगर उड़ना हो तो। लेकिन आपको यह जानना जरूरी था कि कौन सी नई कंपनी अब छत्तीसगढ़ में विमानन सेवा देगी। इसका उत्तर है फ्लाई बिग। अगर आपको पता है कि बाकी और कौन सी कंपनियां छत्तीसगढ़ में संचालित होती हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर उनका नाम लिख करके बताइए। मुझे खुशी होगी कि आप पढ़ते हैं, अपने राज्य को जानते हैं। तो ये तो हो गई भाई फ्लाई बिग कंपनी के बारे में। अब उड़ान योजना का हिस्सा इसको बना दिया गया है। तो उड़ान योजना एक बड़ा इंपॉर्टेंट योजना रहा, मोदी गवर्नमेंट की एक योजना रही है, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं UDAN, उड़ान। अब इसका फुल फॉर्म बड़ा यूनिक है, उड़े देश का आम नागरिक, यही है उड़ान। तो मोदी जी ने एक बार कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करे, ये उनका सपना है।
तो इसमें सस्ते दरों पर विमान सेवाएं जो है वो प्राप्त करने का मौका मिलेगा आम आदमी को। ये भी उसी योजना का एक हिस्सा बन गया है। उड़ान कहां से भरेगा? उड़ान भरेगा स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो कि देश में इनफैक्ट कहें तो तीसरे नंबर का, कुछ बार तो दूसरे नंबर का भी बेस्ट हवाई अड्डा बन चुका है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। लाखड़ी दाल पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखड़ी दाल छत्तीसगढ़ की एक परंपरागत दाल है। बहुत सालों से हम इसकी उपज ले रहे थे और उसके बाद आया एक संकट ये है कि कुछ शोध में, कुछ वैज्ञानिक रिसर्च में यह दावा किया गया कि इसमें ऐसे कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं जो कि लकवा, या जिसको हम कहते हैं शारीरिक अपंगता, जो कि शारीरिक शिथिलता लेकर के आती है, उसको कॉज करता है। यानी इसको खाने वाला व्यक्ति या लगातार सेवन करने वाला व्यक्ति उसकी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती है, उसकी संवेदना शून्य हो जाती है और लकवा, पक्षाघात मार जाता है। अब इसके बाद इस दालों के उत्पादन पर रोक लगाई जाने लगी और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। लेकिन हमारे यहाँ एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चरल वाली या कृषि यूनिवर्सिटी, उसने इस पर काम किया और इसकी 2 किस्म विकसित की। और ये दोनों किस्म इस तरह से साबित करने को कामयाब हुई कि भाई इसमें किसी भी प्रकार के विषैले तत्व नहीं पाए जाते हैं। ये 2 किस्मों के नाम याद रख लेंगे, प्रतीक और महातिवड़ा। तो प्रतीक और महातिवड़ा इस दाल की, लाखड़ी दाल की वो किस्म है जिसमें विषाक्तता की मात्रा न्यूनतम है, यानी ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बहुत सस्ती दाल होती है, इसको लगा पाना बहुत आसान होता है, कम पानी में भी हो जाती है और इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए काफी अच्छा माना गया था इसे। भाई प्रोटीन का अच्छा रिसोर्स होती है दालें, ये तो आप सबको पता ही है। अब एक चीज और जानिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में इसका जो एरिया है लगाने का, वो लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे, बहुत सारे जिले हैं जो इसकी उपज लेते हैं, जिसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं जिसमें बस्तर आदि शामिल है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ के लिए। तो भाई और एक फैक्ट है जो मेरे पास, बड़ा यूनिक फैक्ट है इसके बारे में। आमतौर पे जो दालें होती है, नॉर्मल दाल, चाहे आप अरहर की दाल देखें, मूंग या मसूर, इस तरह की दालों में प्रोटीन की मात्रा 22 से 23% होती है। लाखड़ी ऐसी दाल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 25% और कई मामलों में तो उससे भी ज्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दालों का उत्पादन हो रहा है और ये जो नई किस्में हैं, प्रतीक और महातिवड़ा, इसको बाकी के भारत में भी लगाने को मंजूरी मिल गई है। तो अब छत्तीसगढ़ इसका भरपूर उत्पादन करने वाला है और अपने यहाँ के लोगों के लिए प्रोटीन उपलब्धता पूरी करने वाला है। खैर एक बात और बता दूं, दालें जो होती है वो उनहारी फसल का हिस्सा होती है। यहाँ आप देख सकते हैं उनहारी फसल। अब एक बार पीएससी ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि उनहारी फसलें क्या होती हैं। तो भाई रबी फसलों को उनहारी फसल कहा जाता है, यानी ठंड में लगाई जाने वाली जो फसलें जिनमें वर्षा नहीं होती है तो कम सिंचाई में उनको उगना पड़ता है, तो भाई या वर्षा की सिंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है, फिर भी सरवाइव करना होता है। ये परफेक्ट फसल है जो कि कम वर्षा, कम सिंचाई की स्थिति में भी किसानों को लाभ देके जाएगी। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। तो अगला न्यूज है राम वनगमन पथ यात्रा। तो आपको पता ही होगा कि इसको शुरू किया गया था, राम वनगमन पथ यात्रा को। भगवान राम के चरण छत्तीसगढ़ में जहां जहां पड़े थे उन जगहों को कवर करना था और इसमें कुल जो सफर तय किया जा रहा है वो 1575 किलोमीटर का सफर है। पहला तो एक पॉइंट यही हो गया कि राम वनगमन सर्किट कितना लंबा है, 1575 किलोमीटर लंबा है। और दूसरा फैक्ट, इसे कब से कब तक चलाया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जिसमें बाइक रैली निकाली गई और जो श्रद्धालु थे, जो जोशीले लोग थे, वो अलग अलग जगहों की यात्रा करते हुए एक केंद्र बिंदु तक पहुंचने वाले थे। तो 2 जगह से इसे शुरू किया गया। अगर उत्तर की बात करें तो वहां से जहां राम जी एंट्री लिए थे छत्तीसगढ़ में, यानी सीतामढ़ी हरचौका जिला कोरिया, वहां से कुछ लोग बाइक रैली निकाल करके फिर पहुंचने लगे आगे। और इसी तरह सबसे आखिरी जगह सुकमा का रामाराम सुकमा, वैसा लिखा हुआ है यहां पर, इन दोनों जगह से बाइक रैली एक कॉमन जगह की तरफ बढ़ी और ये कॉमन जगह थी चंदखुरी, माता कौशल्या का जन्म स्थान, भगवान राम का ननिहाल। और अपने यात्रा में ये जो दोनों राइडर हैं दोनों साइड के, वो भगवान राम से जुड़े हुए स्थानों पर जाते गए, वहां की मिट्टी कलेक्ट करके लाए हैं और चंदखुरी में उस पे पौधारोपण किया जाएगा। तो ये सारी योजना जो रही वो 14 दिसंबर को शुरू हुई थी और 14 से 17 दिसंबर के बीच ये राइडिंग जो है वो कंप्लीट हुई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे राम वनगमन सर्किट के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे अपने पुराने न्यूज वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वो देख करके जानकारी ले सकते हैं। और बाकी पीडीएफ तो है, मैं भेजता रहूंगा। ये सारी न्यूज मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी भेजूंगा। आपको अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मुझको नहीं जानते तो मुझसे जुड़ने के लिए 982788
8193 पर अपना नाम और शहर का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपकी सफलता तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। लाला जगदलपुरी का जन्म शती मनाया जाने वाला है इस साल। लाला जगदलपुरी इनफैक्ट आज, और आपको और हमको उनको जरूर याद करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के जन कवि हैं। वो कवि जो ना सिर्फ छत्तीसगढ़िया में लिखते हैं, वो कवि जो कि हल्बी में भी लिखते हैं। हल्बी लैंग्वेज को या हल्बी बोली को एक मुख्य आधार, एक लोगों की भाषा बना करके सामने लाने का जो काम लाला जगदलपुरी साहब ने किया, वो भुलाया नहीं जा सकता। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, जैसा कि उनके नाम में जगदलपुरी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि जगदलपुर में पैदा हुए। और 17 दिसंबर 1920 को लाला राम श्रीवास्तव, ये उनका असली नाम था जिस नाम से वो पैदा हुए, हालांकि लाला जगदलपुरी कहलाए, अपनी रचनाओं के लिए बड़े फेमस हुए और इनकी कुछ रचनाओं को अक्सर प्रश्न बना के पूछ चुका है। जैसे कुछ रचनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश में, ये क्वेश्चन कई बार आया है तो आप इसे याद कर लेंगे। इसके अलावा जिंदगी को जूझती हुई गजलें, जिंदगी को जूझती हुई गजलें। इसके अलावा पड़ाव 5 एक रचना है इनकी। इसके अलावा गीत धनवा एक रचना है। वन कुमार और अन्य लोक कथाएं, इसके अलावा बस्तर की लोक कला संस्कृति, ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी जो कि बस्तर की आवाज बन करके सामने आई। माता के ऊपर भी इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं और बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। मैं यहाँ कविता पाठ तो नहीं कर सकता, लेकिन आप आज कम से कम लाला जगदलपुरी की एक कविता ढूंढें और हो सके तो उसे अपने स्टेटस में लगाएं व्हाट्सएप के। यही तो करना पसंद करते हैं ना आप, तो आप अपने क्षेत्र के कवि को इतना सम्मान देंगे, ऐसे ही आपसे उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और बताना ही भूल गया, जगदलपुर में एक जिला ग्रंथालय, एक जिला लाइब्रेरी बनी है और ये गर्व की बात है कि उस जिला ग्रंथालय, उस जिला लाइब्रेरी का नाम लाला जगदलपुरी जी के नाम पर रखा जा रहा है। आज उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रॉमा सेंटर की। जगदलपुर में ही ट्रॉमा सेंटर खोला जा रहा है और ट्रॉमा सेंटर यानी इलाज, त्वरित इलाज के लिए एक केंद्र समझ लीजिए। हो ये रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाएं बहुत सारी हो रही होती हैं और उससे जूझने के लिए केंद्रीय पुलिस बल, इसके अलावा जो सीआरपीएफ है यानी अर्धसैनिक बल वगैरह जो है वो मौजूद रहते हैं और कई बार मुठभेड़ में जवान घायल हो जाते हैं और इलाज नहीं मिल पाने के कारण बहुत समस्याएं होती है। इस सबको ध्यान में रखते हुए जगदलपुर में यानी बस्तर के जिला मुख्यालय में एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। इस बात की अनाउंसमेंट की मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मिलने आए हुए थे राष्ट्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, इन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री जी से और इस बात पर मंजूरी हुई है कि जगदलपुर में खोला जाएगा ट्रॉमा सेंटर। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज पर, आपको यह जरूर नोट करके रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। छत्तीसगढ़ पुलिस के कुछ हालिया अभियान और योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस रिफॉर्म कर रही है, अपने आप को रीअरेंज कर रही है, नए कलेवर, नए रूप में अपने आप को सामने लाने का प्रयास कर रही है। एक तरह से कहें कि ये छत्तीसगढ़ पुलिस का एक नया स्वरूप है जो सामने आने के लिए ललायित है और इसमें कुछ योजनाएं उसका साथ दे रही हैं। लगातार कुछ योजनाएं छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू की गई हैं जो कि काम भी आ रही हैं। उन योजनाओं को यहां पर मैं बताने का प्रयास किया हूं, आप भी समझिएगा। पहली योजना है स्पंदन योजना। स्पंदन योजना जिसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों में आ रहे मानसिक अवसाद, निराशा की जो भावना है, डिप्रेशन से जो जूझ रहे जवान हैं, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि कोई पुलिस जवान अपने साथियों को गोली मार देता है या खुद आत्महत्या कर लेता है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया गया, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने समझने के लिए योग, खेल आदि जैसे कई माध्यम से, कम्युनिटी टॉकिंग, आपस में बैठा करके बातचीत करने जैसे माध्यम से इसमें सुधार चल रहा है, पुलिस सुधार का काम। और इस योजना का नाम है स्पंदन, तनाव से दूर करने हेतु। ऐसी ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना शुरू हुई, समर्पण योजना। समर्पण योजना एक पुलिस के लिए थी तो अब एक लोगों के लिए है। ऐसे वरिष्ठ जन जो 60 साल से ऊपर की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका देख रेख करने वाला, उनकी सहायता करने वाला कोई घर में नहीं है, अकेले रहते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए भी परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस और इसके लिए योजना शुरू की गई है समर्पण योजना, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए। तो इसमें वरिष्ठ नागरिकों को रजिस्टर्ड कराना होगा अपने थाने में जाकर के, अपने जो निकट के थाने हैं वहां अपना नाम वगैरह, और फिर छत्तीसगढ़ पुलिस उनके जीवन के रोजमर्रा कामों से जुड़े हुए जो बेसिक चीजें हैं उनकी सहायता करेगी, उनको मॉनिटर करेगी, उनको सुरक्षा आदि प्रोवाइड करने के लिए काम करेगी। अभी 6 जिलों में इसको चलाया जा रहा है, बाकी बाद में और जिलों में इसको फैलाया जाएगा।
जो 6 जिले अभी जुड़े हैं वो है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़। आप देख लें आपका जिला है कि नहीं। रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, राजनांदगांव है और गरियाबंद है। इसके बाद बाकी जिलों में भी शुरू किया जाएगा। इसके बाद आते हैं एक और योजना पर, संवेदना योजना। बड़ी यूनिक तरह की योजना है संवेदना योजना, जैसा कि नाम में ही है संवेदना। संवेदना रखना किसके प्रति? वो जो घायल हैं, कई बार मुठभेड़ में, कई बार नक्सलियों के साथ हुए संघर्ष में, कई बार किसी और कारणों से जब पुलिस जवान घायल हो जाते हैं तो उन घायलों के बारे में तुरंत जानकारी लेना, उनके इलाज का प्रबंध कराना, उनको उनके परिवारजनों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए इस योजना को चलाया गया है। संवेदना योजना के तहत जितने भी इस तरह के जो जवान होंगे, जो अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए अगर घायल हो जाएं या परेशान हो शारीरिक रूप से, तो उनकी मदद की जाएगी। साथ ही साथ उनके शौर्य को सम्मानित करने का भी प्रयास किया जाएगा। और इसी तरह एक योजना शुरू की गई इसके भीतर, इंद्रधनुष सम्मान योजना, जिसमें पुलिस कर्मियों का सम्मान भी किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ये कुछ योजनाएं होंगी। इसके अलावा आप देखें फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, तो भाई एक और भाई ऐसा है कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस योजना का उद्देश्य है कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना, सामुदायिक पुलिसिंग की भावना को बढ़ावा देना। जैसा कि होता है ना विदेशों में, कुछ लोग को मोहल्ले में जागरूक करके रखते हैं ताकि वो लोग, कोई भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं आपके मोहल्ले, आपके क्षेत्र के आसपास, तो उसकी रिपोर्टिंग पुलिस को कर सके बिना डर के, बिना झिझक के। अक्सर आपके एरिया के जो सम्मानित होंगे, वरिष्ठ लोग होंगे, पुलिस उनसे संपर्क करेगी और उनको इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करेगी। वो चाहे तो खुद से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनने के लिए। बाकायदा वो अपने क्षेत्र में हो रही ऐसी किसी भी घटना जिससे माहौल बिगड़ सकता है उसकी सूचना देंगे, यानी पुलिस के साथ मिल करके काम करेंगे, और अगर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया तो उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो आप देखें, आपके अपने मोहल्ले के सम्मानित व्यक्ति हैं, तो अगर हैं तो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस अभियान में जुड़ सकते हैं। हाल में अभी इसको वैसे तो कुछ जगह, 4 जगह शुरू किया गया है, रायपुर, बिलासपुर, इनफैक्ट 3 जगह, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के लिए शुरू किया गया है। अगर आपके जिले में शुरू हो तो आप भी बने इसका सदस्य और मदद करें अपने लोगों की और अपनी पुलिस की। अब बात करते हैं अगली, रूपेश मिश्रा साहब, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं रूपेश मिश्रा साहब। तो ना माकड़ी करके एक जगह पड़ती है, माकड़ी, कोंडागांव में है ये जगह, और कोंडागांव का ये शुरुआत ही है समझ लीजिए, माकड़ी। और एक बेहद खूबसूरत जगह जो है कोंडागांव, जहां से फिर आप बस्तर का प्रवेश करते हैं, वहां मौजूद ये जगह माकड़ी। यहां से एक बालक अपनी पढ़ाई पूरी किया शुरुआत के दौर की, और फिर आगे की पढ़ाई उसने बाहर की, और फिर देश के कमाल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में सामने आया, और इसको दुनिया ने भी माना। दुनिया भर में इस बालक, जिसने अब बहुत नाम कमा लिया है, अब ये बड़ा हो चुका है, रूपेश मिश्रा नाम है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के रूप में से एक माने जाते हैं, और वो भी अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में एक मानती है। इन्होंने इनको आमंत्रित किया है कि आप आइए, अमेरिका आइए, और कोरोना पर जो शोध कार्य चल रहा है उसमें सहयोग करिए। तो ये वहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ से निकल करके कोई इतना लंबा सफर तय करे तो उन्हें याद करना तो बनता है। तो बधाई हो रूपेश मिश्रा साहब को, बधाई हो माकड़ी क्षेत्र को, बधाई हो बस्तर संभाग को कि आपके यहाँ से टैलेंट जो है वो निकल रहे हैं विषम परिस्थिति के बाद भी। अब बात करते हैं जंगल क्लिनिक की। एक और बड़ी यूनिक सी खबर है, शायद बहुत कम लोगों को पता हो। तो भाई ऐसा है कि सुकमा एक क्षेत्र है, जिला है, आप सब जानते हैं, जहां ना स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो पहुंचाने पे बहुत जोर दिया जा रहा है। उसके बाद भी कि 108 जैसी जो सुविधाएं आपके शहरों में बड़ी आसानी से मिल जाती, वहां नहीं हो पाता ऐसा। पहाड़ी जगह है, जंगल है, झरने हैं, तो वहां जा पाना मुश्किल होता है। और ऐसे में जो संस्थागत प्रसव है उसको करा पाना बड़ा मुश्किल काम था। भाई डिलीवरी का जो काम है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जंगल क्लिनिक की स्थापना की गई। 5-5 बेड की क्षमता वाले 19 क्लिनिक खोले गए हैं जंगलों के भीतर ही, जहां शासन सहायता पहुंचाती है। साथ ही साथ जो मितानिने हैं उनको गाड़ियां दी गई हैं, 2 व्हीलर्स दिए गए हैं, ताकि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसे दूर तक यात्रा करते हुए नुकसान ना उठाना पड़े, बल्कि नजदीक ही उसका प्रसव हो सके। और आप सब जानते हैं कि बस्तर संभाग जो है संस्थागत प्रसव के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर है। संस्थागत प्रसव के मामले में 96% रैंकिंग या 96% सफलता के साथ टॉप पर चल रहा है बस्तर संभाग, और उसमें सुकमा के इस जंगल क्लिनिक का योगदान भी बहुत ज्यादा है। यानी जंगल के बीच बना हुआ एक ऐसा कैंप जहां 5 बेड कम से कम उपलब्ध हैं और महिलाएं जाकर के संस्थागत प्रसव करा पाती हैं। इसमें बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे जो इन महिलाओं को वहां तक लेकर के आएंगे
वो मैक्सिमम 700 रुपए, अगर टू व्हीलर पे बैठा के ला रहे हैं तो मैक्सिमम 700 रुपए का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है। इस तरह की योजना भी चल रही है। तो भाई ये था आज का समाचार। ऐसे ही अगर आपको समाचार से जुड़ा रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी आपको। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूंगा कि लाइक करिए नहीं करिए, कुछ नहीं कहेंगे आपसे, कोई रिक्वेस्ट नहीं, बस आपके लिए काम कर रहे हैं और इसका महत्व आप समझें तो बेहतर होगा। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर ये चाहते हैं कि जारी रहे तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो जारी रखने हैं या नहीं रखने हैं। चले मिलते हैं।